93वां दिन है और कल सुबह 6 बजे हम शुरू करेंगे और बूंदी ज़िले में रहेंगे। कल परसों हम बूंदी ज़िले में रहेंगे और 12 तारीख को सवाई माधोपुर ज़िले में महिला शक्ति पद यात्रा होगा, यानी कि उस दिन सिर्फ महिलाएं चलेंगी भारत जोड़ो यात्रा में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दी है, 19 तारीख को अलवर में एक विशाल रैली होगा, आप सब आमंत्रित हैं। और 18 तारीख को राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा अलवर के पास। आपके एग्जैक्ट लोकेशन, आप उस जानकारी आपको मैं 1-2 दिन में दिलवा दूंगा, पर 18 तारीख 1 बजे को अलवर के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उनका 8वां प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगले दिन पब्लिक रैली होगी। अभी हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 24 तारीख रात को हम दिल्ली में आएंगे और 7-8 दिन हम दिल्ली में रुकेंगे और 2 या 3 तारीख को फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। ये 7-8 दिन इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि हमारे जो 60 कंटेनर हैं उनकी रख रखाव होने की ज़रूरत है। मेंटेनेंस नहीं हुआ है पिछले 90 दिनों में और 1-2 और कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी विंटर के मौसम में हैं और कंटेनर में कुछ हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हम ऐसे इलाके में जाएंगे जहां तापमान 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री रहेगा, तो समय लगेगा। नोएडा में इसका रख रखाव होगा, मेंटेनेंस होगा, जो कुछ काम करना है। मेरे मिसाल के तौर से कल मेरे पलंग वो टूट गया और मेरे कंटेनर में नल भी काम नहीं कर रहे थे। तो हर एक कंटेनर में ऐसी समस्याएं हैं, तो हमने सोचा एक साथ ही सभी कंटेनरों का मेंटेनेंस हो। 7-8 दिन लगेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि 2 तारीख या 3 तारीख, मोस्ट प्रोबेबली 3 तारीख सुबह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत फिर से होगी। मैं आज आपको 2 फिल्म दिखाना चाहता हूँ। एक फिल्म जो हमने बनाई है भारत जोड़ो यात्रा के एक थीम पर। जैसा कि आप जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के 3 बड़े थीम हैं। एक आर्थिक विषमताएं, दूसरा सामाजिक ध्रुवीकरण और तीसरा राजनीतिक तानाशाही। ऐसा तो देखा जाए एक रनिंग थीम है भारत जोड़ो यात्रा का। पिछले 91-92 दिनों से ये रहा है कि अनेकताओं का जश्न मनाओ ताकि हमारी एकता और मजबूत हो। यही विचारधारा प्रचार कर रहे हैं कि जब हम अनेकताओं को दबाएंगे, एकता कमज़ोर होगी। जब हम अनेकताओं को स्वीकारेंगे, अनेकताओं को पहचानेंगे, अनेकताओं को सम्मान देंगे और अनेकताओं का जश्न मनाएंगे, तब एकता भी साथ साथ मजबूत होगा। तो ये तो एक थीम है, बड़ा थीम है सारे भारत जोड़ो यात्रा में। तो आज मैं आपको 2 फिल्म रिलीज़ करा रहे हैं। एक तो महंगाई पर है, जो आर्थिक विषमताओं से जुड़ा हुआ है। आर्थिक विषमताओं के थीम में महंगाई है, बेरोज़गारी है, जीएसटी है, जो अर्थव्यवस्था 1-2 पूंजीपतियों के हाथ में आ रहा है, वो भी एक थीम है। पर महंगाई को लेकर एक हमने फिल्म बनाया है जिसका हम प्रचार कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। और दूसरा एकता के थीम में, जो जैसा कि मैंने जिक्र किया, एकता, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, अनेकताओं को मनाओ, एकता को मजबूत करो, उस थीम को लेकर हमने एक छोटा फिल्म बनाया, एक महिलाओं और युवकों के लेकर उस मामले में। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? हाँ, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना।
तो क्या सवाल है बताइए, आप बताइए। भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी आप लोग महंगाई की बात, रोजगारी की बात उठा रहे हैं। शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, तो क्या माना जाए कि शीतकालीन सत्र में भी निःशुल्क के माध्यम से दो तरफा इन सरकार का हमला बोलेंगे आप? आज भी बात हुई हमारे विपक्ष के नेताओं के बीच में, कल भी बात हुई थी, और 3-4 बड़े मुद्दे गिनाए थे। मैंने आपको पहले ही कहा है, सीमा पर जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर हम बहस चाहते हैं। जो आर्थिक स्थिति है आज, बेरोज़गारी, महंगाई, जीएसटी, सभी को लेकर एक लंबा बहस हो, मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के बारे में। ये हमने निवेदन किया है सरकार से, स्पीकर साहब से और चेयरमैन साहब से। अभी उनको तय करना है कौन कौन से मुद्दे लेंगे। अभी तो हमें कुछ संकेत नहीं मिला है कि क्या मुद्दे लिया जाएगा। अब तक तो एक बिल आया है कल, और आज तो प्राइवेट मेंबर्स डे है, तो आज कोई डिस्कशन नहीं होगा। सोमवार को भी इस बिल पर चर्चा चलेगी, पर अगले हफ्ते हम उम्मीद रखते हैं कि जो मुद्दे विपक्ष की ओर से हमने पेश किया है, जिसमें आर्थिक परिस्थिति, मौजूदा आर्थिक परिस्थिति एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सभी पार्टियों ने उसका समर्थन दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में उस पर एक बहस हो। इसके अलावा आज सुबह हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मांग की गृह मंत्री से, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट बिल जो लिस्ट हुआ था बहस के लिए और पारित करने के लिए, वो मांग की गई कि वो एक स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कई राज्यों के अलग अलग विचार हैं इस पर, और कुछ स्थायी समिति में विचार होने के बिना पार्लियामेंट को लाना और पार्लियामेंट को तत्काल इसे पारित करना अच्छा नहीं होगा। और मैं समझता हूँ सरकार हमारे खड़गे जी की मान ली है और ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट बिल जो लिस्ट हुआ था फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, अभी खड़गे जी ने मांग की थी आज सुबह, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सभी राज्यों के अलग अलग विचार हैं इसके, इस पर थोड़ा बहस होना चाहिए स्टैंडिंग कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम को जाएगा, क्योंकि अभी गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है सहयोग मंत्रालय। शरद पवार जी भी इसके पक्ष में थे, मैं जानता हूँ, कुछ महीने पहले। और मेरी जानकारी के मुताबिक आज सरकार ने खड़गे जी की मांग मान ली है और ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को रेफर होगा। इसके अलावा वन संरक्षण कानून, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो संशोधन लाने के लिए बिल लिस्ट किया गया था कि ये भी लाया जाएगा और ये भी पारित होगा इसी सत्र में, उसका मैंने खुद लीडर ऑफ द हाउस से बात की है, आज सुबह मंत्री से भी बात की है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो बिल भी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। I think she is, to the best of my knowledge and information, she is celebrating her 76th birthday today. We all join, the nation joins, the Congress party certainly joins in wishing her a long life, healthy life. She's on a private holiday, and I think I have no information whether she will join tomorrow or whether she'll join on the 12th. It's possible that she will join on the 12th. It's possible, but I have no information. It's a private holiday, and I think it's best, public personalities are entitled to private moments, and I would urge you to respect the privacy of public personalities also. Sir, हाँ जी, क्या जो ब्रेक लगेगा यात्रा का 24 दिसंबर के बाद, उस समय सेशन भी चल रहा है, हालांकि 24-25
नहीं, सेशन सिर्फ 25 संडे है, 26 चलेगा, 27 चलेगा, 28 चलेगा, 28 के बाद चलेगा नहीं। वही कह रहा हूँ सर कि क्या उस दौरान राहुल गांधी जब दिल्ली में होंगे तो सत्र में हिस्सा लेंगे? और दूसरा सवाल, वास्तविक है ना, अगर वो दिल्ली में हैं तो ज़रूर सत्र, और सत्र चल रहा है तो वास्तविक है कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे। पार्लियामेंट का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं वो अभी भारत जोड़ो यात्रा में है, वो बहिष्कार नहीं कर। मैं खुद आज निकल रहा हूँ और मेरा 100% रिकॉर्ड हुआ है पिछले 18 सालों में, मैं भी कल नहीं था। तो ये कहना कि पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, कि पार्लियामेंट नहीं जा रहे हैं, ये गलत है। वो लगे हुए हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में एकजुट होकर सारे कांग्रेस नेता हैं, राहुल जी हैं, और राहुल जी 25 को तो पार्लियामेंट नहीं है, 26, 27, 28 दिल्ली में रहेंगे और ज़रूर पार्लियामेंट में जाएंगे, उसमें क्या आपत्ति है। हिमाचल और गुजरात में नतीजे अब आपके सामने है, कांग्रेस पार्टी ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? गुजरात में परसेंटेज बहुत कम हुआ, हिमाचल में पार्टी के लिए अच्छे नतीजे आए हैं, बहुमत क्लियर है, लेकिन वहां भी वोट परसेंट के मामले में दोनों पार्टियां बराबर है, जो मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी। कैसे आकलन कर रही है कांग्रेस? मैंने कल ही और खड़गे जी ने और कई नेताओं ने इन नतीजों पर टिप्पणियां की हैं। मैं नहीं समझता हूँ इसको दोहराने की ज़रूरत है, पर मैं कहूँगा कि गुजरात में जो नतीजे आए हमारे लिए अत्यंत निराशाजनक हैं। हम ये प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, पर एक मिनट, या मुझे जवाब देने दीजिएगा। ये प्रदर्शन की हमारी उम्मीद नहीं थी। गुजरात में एक तरफ बीजेपी का अलायंस था जिसमें एमआईएम और आम आदमी पार्टी भी शामिल थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस था। ये बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबला नहीं था, ये बीजेपी, एमआईएम और आप एक तरफ और कांग्रेस पार्टी एक तरफ। दूसरी बात, राज्य सरकार की सारी संस्थाएं, केंद्र सरकार की सारी संस्थाएं लगे हुए थे पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी को मदद करने में, और हमने कई शिकायतें की पर उन शिकायतों का नज़रअंदाज किया गया है। और तीसरी बात, G20 को छोड़िए, G2 लगे थे गुजरात के अभियान में। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने रोड शो की, और आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ, और इसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया, पर हमारी बात मानी नहीं गई। पर कुछ भी कहें, मैं बहाने बनाना नहीं चाहता हूँ, निराशाजनक है। हमारा वोट शेयर 27% है, आज भी 40% से कम हुआ है। मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, पहचानता हूँ, 27% वोट शेयर कम नहीं होता। एक चुनाव में वो 27%, 40% भी हो सकता है, और हमें अभी वक्त है आत्मचिंतन का, नए नेतृत्व को लाने का, गुजरात में एकजुट होने का। गुजरात में जनता के मुद्दे हैं, वो चले नहीं गए हैं, और एक भय और डर का वातावरण जो पैदा किया था, उसका भी आप नतीजा देख रहे हैं इन इलेक्शन रिजल्ट में। हिमाचल में बिल्कुल सही कहा आपने, वोट शेयर में ज़्यादा अंतर नहीं है, पर हमारी इलेक्शन प्रणाली ऐसी ही है कि वोट शेयर में 1% का फ़र्क भी सीटों में ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। केरला में अगर आप देखें, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में सिर्फ मुश्किल से 1% का फ़र्क है, पर सीटों के मुताबिक हम 30 के कम हैं और वो 90 के ऊपर हैं। तो ये बात सही है कि वोट परसेंटेज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर हिमाचल भूलिए मत कि प्रधानमंत्री ने 10 रैलियां की, हाई वोल्टेज उनका कैंपेन था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिमाचल को साइड में रखा और सिर्फ गुजरात पर ही उन्होंने फोकस किया। पहले इसीलिए तो गुजरात और हिमाचल डीलिंक हुए, नहीं तो एक साथ चुनाव होने वाले थे, होना चाहिए था कानून के मुताबिक, कन्वेंशन के मुताबिक। पर पहले प्रधानमंत्री हिमाचल गए, हिमाचल में प्रचार की, उसके बाद एक गैप आया, गुजरात गए। तो एक तरीके से देखा जाए, हिमाचल में प्रधानमंत्री का प्रचार नाकामयाब रहा, बिल्कुल नाकामयाब रहा। और अगर आप
सारे देश के नतीजे देखें तो गुजरात को छोड़कर ज़रूर बीजेपी के खिलाफ ये नतीजे आए हैं। कुछ जगहों में कांग्रेस जीती है, कुछ जगहों में क्षेत्रीय पार्टी जीते हैं, पर बीजेपी नहीं जीता ज़्यादा जगहों में। तो ये एक मिक्स्ड पिक्चर है। हमारे लिए गुजरात सोचने का वक्त है, आत्मचिंतन का वक्त है, कठोर निर्णय का वक्त है स्थानीय लीडरशिप के बारे में। और हिमाचल में अभी वक्त है जो हमने वादे किए थे जनता को, हमारे घोषणा पत्र में, हमारे भाषणों में, चुनाव प्रचार में, उसको हमें समय सीमा के अनुसार पूरा करना है, क्योंकि जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट तरीके से दिया है। ये 35-34 का मामला नहीं है। 40 सीटें आना और वो भी बीजेपी के खिलाफ, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये हम पर बड़ा बोझ डालता है कि जो वादे हमने किए हैं, ख़ास तौर से ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, उसको हमें पूरा करना ही होगा, जल्द से जल्द हमें पूरा करना होगा। नहीं, वो उसके बारे में 3 बजे को बैठक होगी। शुक्ला जी ने ऐलान किया है, वहाँ भूपेश बघेल जी जा रहे हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा जा रहे हैं, खुद प्रभारी राजीव शुक्ला रहेंगे। अभी 3 बजे को बैठक होगी, उसके बाद क्या होगा आपको जानकारी मिलती जाएगी। मैं उस पर रनिंग कमेंट्री नहीं दूंगा, उस पर रनिंग कमेंट्री नहीं दूंगा। बिल्कुल स्पष्ट है, 3 बजे को सभी नए चुने हुए एमएलए को बुलाया गया है, बातचीत होगी। राजीव शुक्ला जी मौजूद हैं प्रभारी, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी बड़े वरिष्ठ ऑब्जर्वर, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बड़े वरिष्ठ ऑब्जर्वर। उसके बाद जो नतीजा आएगा इस बैठक का आपको जानकारी मिलेगी। उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एमएलए वहां रहेंगे। अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं, मैं आपको अंग्रेजी में बोलूंगा। All MLAs have been called at 3 o'clock. They will meet in the presence. All MLAs, elected MLAs have been called. All elected MLAs and of course senior leaders of Himachal Pradesh are bound to be present in these meetings. Mr. Rajiv Shukla, General in charge of Himachal Pradesh, Mr. Bhupesh Baghel, Mr. Bhupinder Singh Huda, they will have a preliminary discussion. Results have come out only yesterday. Results have come out only yesterday. And I don't have to remind you of the number of instances when the BJP has not been able to even name a chief minister or a cabinet days after the election results are out. किसके ऊपर? LSC। बस आज भी हाँ। लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले 6-7 सेशन में आप लोगों की डिमांड नहीं मानी है। इस बार आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में हमारी टॉप प्रायोरिटी LAC पर है। तो अगर इस बार नहीं मानेंगे आपके पास नहीं, हमें सोचना पड़ेगा। हमने कल जो विपक्ष की पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई, उसमें मैं मौजूद नहीं था, पर सारे पार्टी मौजूद थे, आम आदमी मौजूद थे और TMC भी था वहाँ। सभी पार्टी थे खड़गे जी के कमरे में। और जो उन्होंने इशू शॉर्टलिस्ट किए हैं उनमें से सबसे ऊपर है LAC का मुद्दा। और ये मांग हम आज भी हमने नोटिस दिया था आज सुबह राज्यसभा में LAC के बारे में, पर उसको स्वीकारा नहीं गया चेयरमैन की ओर से। हम दबाव बरकरार रखेंगे, पर मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, सरकार 22 महीनों से टाल रही है। ये हम मांग कर रहे हैं 22 महीने से। और आज मैंने खुद जाकर कहा चेयरमैन साहब को, मैंने चेयरमैन साहब को याद दिलाया कि नवंबर 1962 के महीने में जब चीन का आक्रमण हो रहा था हमारे सीमाओं पर, अरुणाचल में और लद्दाख में, पार्लियामेंट सत्र चल रहा था, बुलाई गई थी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के कई सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में बैठे थे, अपनी सरकार की आलोचना सुन रहे थे।
तब के नेता जो थे, आचार्य कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, एनजी गोरे, बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने कड़ी आलोचना की सरकार की नीतियों के बारे में। चीन का आक्रमण चल रहा था और पार्लियामेंट सत्र में था। और ये देखिए इस सरकार की नीति क्या है। चीन की सीमा हमारे एलएसी को बिगाड़ी है। स्टेटस को था जो मार्च 2020 में, वो आज नहीं है। पहले तो प्रधानमंत्री कहते हैं कोई आया नहीं है, कोई हमारे जमीन पर बैठा नहीं है, और संसद में कोई मौका नहीं है। हमने ये भी सुझाव दिया कि रक्षा मंत्री विपक्ष के नेताओं को बुलाएं, इन कैमरा मीटिंग करें, ब्रीफिंग करें, अगर बहस नहीं चाहते हैं तो। वो भी नहीं हुआ। मैं फिर से दोहराता हूं, मैंने कहा इस मंच से, मैंने 2-3 बार ही कहा है, अगर बहस होगा इस मुद्दे पर, यह गंभीर विषय है, यह संवेदनशील विषय है, हम सब जानते हैं। अगर एक बहस होगा, 3 घंटे की, 4 घंटे की बहस होगा, एक सामूहिक संकल्प हम दुनिया को दिखा पाएंगे, एक सामूहिक संकल्प प्रदर्शन होगा। और आज भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों सरकार बहस से भाग रही है। संकल्प का ड्राफ्ट तो वो तैयार करेंगे, मैं नहीं तैयार करूंगा, उनके लैपटॉप से आएगा, हम यहां वहां शब्द वहां जोड़ेंगे। मुझे आज भी समझ में नहीं आता। हर एक विपक्ष पार्टी इसके पक्ष में है कि जल्द से जल्द एलएसी पर जो स्थिति है, और सरकार क्या कर रही है उसके बारे में, क्या बातचीत चल रही है चीन के साथ, जो सीक्रेट है सीक्रेट रखिए, पर बहस तो होना चाहिए। ये देश के साथ धोखा हो रहा है इस विषय पर। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं दूंगा। अभी भारत जोड़ो यात्रा में सभी नेता, राजस्थान के नेता एकजुट होकर उसको सफल बनाने में लगे हुए हैं। Sir, on the civil pension policy, you are saying on Shimla, in Himachal, you are going to reopen it. You've done it in Chhattisgarh, you've done it in Rajasthan, and you're going to. Is this now going to be that you're going back on this entire policy? We will implement old pension scheme in Himachal Pradesh. It is a stated pledge of all our leaders. It's part of our manifesto. It has been said by the Congress president. It has been said by all our leaders. My question is that in the context of this, if what Nirmala Sitharaman has said, and that you all, as in UPA 1 and 2, carried forward the reforms of NPS right through that entire period. Now, are you going to revisit it? Will it be in also your manifesto for 2024 that you will revisit the whole? You know, the word reforms is a much abused word. Anything and everything can get classified as reforms, and then all conversation comes to a stop. This old pension scheme is a running demand for many years. I can tell you in Maharashtra, I have walked for 14 days in Maharashtra. Every place we went to, every place, Nanded, Akola, Hingoli, Buldana, one more place we went to, one more district we went to, Hingoli, Washim, the 5 districts. The running theme in all these 5 districts was the old pension scheme. One of the themes. There were other themes also. One of the themes was the old pension scheme. So the Congress party has taken a considered view. We made this pledge in Gujarat as well. We have made this pledge in Himachal. Whatever the individual views may be of individual people, it's the party view that predominates. And the party view, and one of the reasons we have won in Himachal is the old pension scheme. It is certainly one of the reasons that has contributed to our success. Is it financially prudent and are you taking keeping short-term goal of winning elections here from What is socially desirable overtakes what is financially prudent. We have to find the resources. Was Mahatma Gandhi Narega financially prudent?
The greatest champions of Mahatma Gandhi Narega today were the ones who were raising questions on the financial prudence of Mahatma Gandhi Narega. Today, the greatest champions of the National Food Security Act were raising questions on the financial prudence of the National Food Security Act. So it depends. The economy grows, we generate the resources, we reallocate the resources. But the old pension scheme, because remember, Himachal is a state where the bulk of the employment is in government service, government. It's not like any other state. There are some states like Himachal, but Himachal is a special category in that regard. So in Karnataka also you revisit. I have no idea about the manifesto of Karnataka. It is, I'm sure, being popular. Overall, nationally, will you also ask for the Well, it depends on the state leadership. We're not fighting it. We are fighting state elections now. सर हिमाचल में जीत का श्रेय आप किसे देते हैं और गुजरात में हार का श्रेय किसे देते हैं? क्या गुजरात में? हार का श्रेय किसे देते हैं? नहीं, मैंने कहा ना यार, आप मेरे शब्दों को बाइसेट करो, ट्राइसेट करो, क्या निकालना चाहते हो मेरे शब्दों से, मुझे समझ में नहीं आता. मैंने कहा गुजरात में अत्यंत निराशाजनक है, हमारे उम्मीदों से बहुत कम है, कम नहीं, बहुत कम. इससे और ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ. और हिमाचल में हम जीते हैं. ये बात सही है कि वोट परसेंटेज के आधार पर ज़्यादा फर्क नहीं है, पर 10 रैली होना प्रधानमंत्री का बार बार जाना. और ये मत भूलिए, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का गढ़ है. वो मुख्यमंत्री के एक दावेदार थे और एक और कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने हमारे देश को गोली मारो का नारा दिया था, वो भी हिमाचल प्रदेश के हैं. ये दो दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश के हैं. ये गोली मारो का जवाब है भारत जोड़ो. Sir, but adding to that, PM has said that some parties are really benefiting out of creating difference in the society and also putting challenges to the nation. So, but the mandate has said that people have identified this and young youth and... The bottom line is BJP has got the mandate in Gujarat. Congress has got the mandate in Himachal Pradesh. Can't argue with this. Now you can, try to squeeze it in whatever fashion you want. But I have accepted the fact that the mandate in Gujarat, that the result in Gujarat was deeply disappointing for the Congress party. It's a very sad reflection on the state's organization. And the fact is that in 2017, we had restricted the BJP to less than 100. It was a major victory in 2017 for the Congress party. But, wait a minute. Let's also have a sense of history on Gujarat. In 1980, we got 141 seats. And with 141 seats in 1985, we got 149 seats. So, okay, they've got more than 149. But some of my friends in the media have just lost all sense of history. Historic, unprecedented, revolutionary. You forget 141 in 1980. You forget 149 in 1985. And I forget the other years. I'm talking of the years in which we have got the mandate over 140. So let's have a sense of perspective. The BJP has won handsomely in Gujarat. It has lost, I would say, it has lost miserably in Himachal, given the campaign that the Prime Minister and Mr. Nadda personally did, and Mr. Anurag Thakur. All three of them have contributed to their defeat in Himachal Pradesh. मैंने आपको कहा ना, पहले ही कारण मैंने आपको बताया, गुजरात में चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ नहीं थी. कांग्रेस एक तरफ, आम आदमी पार्टी एमआईएम और बीजेपी एक तरफ. आम आदमी पार्टी और एमआईएम गुजरात में कांग्रेस बीजेपी के इनफॉर्मल घटक दल थे. कुछ फॉर्मल घटक दल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल घटक दल भी होते हैं. ये गुजरात में ये इनफॉर्मल घटक दल है. और ओवैसी की भूमिका हमारे राजनीति में अभी साफ हो गई है. किसी भी राज्य में कांग्रेस का वोट काटो और वो सीधा बीजेपी के प्रोत्साहन से
कांग्रेस का वोट काटते हैं। बिहार में काटा है, महाराष्ट्र में काटा है, यूपी में काटा है और अभी गुजरात में काटा है। अभी भारत जोड़ो यार, गुजरात हो गया, हिमाचल हो गया। मोदी, नड्डा और अनुराग ठाकुर इनका हार है हिमाचल में, तो वैसे गुजरात में आपकी हार के कौन कौन जिम्मेदार? मैंने कहा, साफ कहा, हमारे लोकल लीडरशिप में बहुत कमियां रही, हमारे प्रचार में कमियां जरूर दिखाई दी। पर मैं एक बात कह दूं, ये एक संदर्भ में हुआ है, एक डर और भय का वातावरण पैदा किया गुजरात में। कई लोग वोट नहीं दे पाए, वोटर सप्रेशन हुआ, और जो लोग हमेशा कांग्रेस को वोट दिया करते थे, या वोट देने नहीं आए या वोट एमआईएम या आम आदमी को पार्टी को दिया, ये भी सही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये दो पार्टियां बीजेपी के इशारे से गुजरात के चुनाव लड़ रहे थे। Don't find the Bharat Jodo Yatra also responsible for the... नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, राहुल जी अगर थोड़ा समय दिए होते गुजरात को, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत जोड़ो यात्रा अलग है, ये चुनाव अलग है। चुनाव में जो चुनावी प्रक्रिया होती है, ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है। ये बात एक चीज समझिए, ये विधानसभा के लिए, और विधानसभा के लिए कितना भी प्रचार केंद्रीय नेता करें, केंद्रीय व्यक्ति करें, अल्टीमेटली लोग स्थानीय लीडरशिप को देखते हैं। और गुजरात में कमियां रही हैं और उसको हमें देखना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। क्योंकि 2017 के चुनाव को अगर आप देखें, कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार प्रदर्शन था। अगर हम सूरत में अच्छे करते, हमारी सरकार भी बन जाती 2017 में। 2017 और 2022 के बीच में जो कमजोरियां आई हैं, हमें उस पर गहरा चिंतन करना, उसकी समीक्षा करना है। पर 27% वोट शेयर से वापस 38 या 40% आना एक चुनावी कार्यकाल में हो सकता है। 10-15 साल नहीं लगते हैं, 10-15 साल लगते हैं 10% से 35% जाना। पर 27% से 38% या 40% जाना आप 5 साल में कर सकते हो। और मैं आज भी कहता हूं, अगले चुनाव में आप देखेंगे हमारा वोट शेयर वापस 40% आएगा। सर, आपने बोला था कि राहुल जी की यात्रा जो है कि दिल्ली में 2 दिन रहेगी और 43 किलोमीटर चलेगी। अब जैसे आप बता रहे 6-7 दिन रहेगी, तो क्या किलोमीटर इसमें बढ़ेगा? नहीं, 24 से 2 तारीख को कोई पद यात्रा नहीं है। 24 से 2 तारीख को भारत यात्री अपने घर जाएंगे, मैं भी अपना घर जाऊंगा, राहुल जी अपने घर जाएंगे, सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। 2 तारीख को अभी हम एक्सपेक्टेशन, हम अनुमान है कि हम 2 तारीख को वापस शुरू करेंगे, चलना शुरू वापस शुरू। 24 रात से 2 सुबह तक भारत जोड़ो यात्रा रहेगी, पर हम चलेंगे नहीं। हमारी पद यात्रा 24 तारीख रात को समाप्त होगी दिल्ली में, और 2 तारीख सुबह या 3 तारीख सुबह शुरुआत करेंगे वापस। और 27 और 30 तारीख के बीच में, जनवरी के 27 और 30 तारीख के बीच में हम श्रीनगर पहुंचने का प्लान है। We sent an invitation. Sometimes we sent an invitation. They are an opposition party. They have never attended our meetings. Yesterday was the first time they attended our meeting. Previous sessions they have not attended. TMC has not attended previous. This question should not be asked of me. It should be asked of them. No, they've been attending, sir. No, they have not been attending. Yeah, I am the one who organizes the meeting. I should know a little better than you know who comes and who doesn't come. Pegasus, they may have come, but they have not come on a sustained basis. In Constitution Club. They never came to Mr. Mallikarjun Kharge. They came to Constitution Club. They did not come to room number 43, Parliament House. Yesterday,
They came to room number 43, Parliament House. During Pegasus they came. Yeah, they may have come for an odd issue here and there, but they have never coordinated on the floor. But yesterday was, you should ask them, don't ask me. Or day before yesterday, you should ask them. Oh, yesterday's Singhvi's speech. हाँ जी, हो गया? यार ये सब अरिथमेटिक बाद में करेंगे. मोटी बात यह है कि गुजरात ने आम आदमी पार्टी MIM ने बीजेपी को मदद की है कांग्रेस को हराने के लिए. कितने सीट हम हारे हैं, कितना वोट शेयर कम हुआ है, इसका आंकलन बाद में करेंगे. प्रेस वार्ता में मेरे साथ दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, श्री यासिर जिलानी जी, श्री अजय सहरावत जी और सभी पत्रकार मित्र. दिल्ली के अंदर निगम चुनाव के अंदर जो रिजल्ट आए और उस रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को जो लगभग 40% वोट मिला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मतदाताओं का, दिल्ली की जनता का और दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं का और जितने हमारे समर्थक हैं उनका बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि इतना 15 साल के लगातार निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद एक अच्छा जन समर्थन हमें दिया है और उस जन समर्थन का हम उस उन मतदाताओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और सशक्त विपक्ष की भूमिका को हम अदा करेंगे, उसको निभाएंगे. दिल्ली के अंदर निगम चुनाव का अगर हम इतिहास उठाकर देखें कि 2017 के अंदर हमें 36.08% वोट 36.08% वोट हमें मिला था. आज 2022 में 3% मत दिल्ली के अंदर हमें ज्यादा मिला है. 39.09% वोट मिला, जिसके लिए दिल्ली के मतदाता जिस तरह से निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उसके आधार पे उन्होंने ज्यादा मत हमें दिए. और ये बात अलग है कि बहुत सी सीटों पर लगभग 30 से 35 सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से हम उनको हारे हैं, जीत में परिवर्तित नहीं कर पाए. लेकिन जिस तरह दिल्ली की जनता ने हमारे काम को आधार मानकर हमारे संकल्प, हमारी सेवा, हमारे समर्पण भाव को उन्होंने माना है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली को के लिए जो विकास किए हैं, दिल्ली को जो सौगातें दी हैं, उसके आधार पर जो जन समर्थन किया है, जो वोट दिए हैं, उसका सम्मान करते हुए हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे. हाँ, ये बात जरूर है कि पिछली बार और इस बार में इतना परिवर्तन जरूर आया है कि कांग्रेस ने पूरी तरह आम आदमी पार्टी के सामने घुटने टेक दिए और एक फ्रेंडली मैच खेला. 22% वोट 2017 में कांग्रेस को मिला था, जो कि घटकर अब 11 रह गया है. पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के समर्थन में उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे और उसका परिणाम आपको सबको देखने को मिला. इतना सब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो गई, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि हम 20 सीटों पर समेट देंगे, 20 सीटें से ज्यादा नहीं आएंगी और हमारी 220 सीटें आएंगी. अब वो चिट्ठी लिखकर दे रहे थे कि मैं लिखकर दे रहा हूं. तो मैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, आपके सामने है 104 सीटें भी आई हैं. दिल्ली की जनता ने पहले से ज्यादा वोट शेयर भी दिया है. और एक बात और है कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला था, जो कि घटकर 42% रह गई. सिर्फ 2% के अंतर से वो इतनी सीटें जीते हैं. और जिस
जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, एक टीम वर्क के साथ काम किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के जो आह्वान था, जो उनका जो निर्देश थे, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काम किया, टीम वर्क में काम किया। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे कार्यकर्ता निगम पार्षद नहीं बन पाए, वो इस आधार पे एक विपक्ष की भूमिका अपने इलाके में निभाएंगे और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने टिकटों को बेचकर जो प्रत्याशी बनाए थे और उन प्रत्याशियों से हम क्या आशा कर सकते हैं, जो 80 लाख से लेके 2.5 करोड़ रुपए देकर खरीद कर पार्षद बनकर आए हैं, उनको भी एक्सपोज करना, उनके लूट और भ्रष्टाचार पर नजर रखना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस भूमिका को निभाएंगे। हमारे जो पार्षद के चुनाव प्रत्याशी हार गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी से कहा है कि हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं, हम विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और आम आदमी पार्टी निगम के अंदर जिस तरह से दिल्ली सरकार में उन्होंने लूटपाट की है, भ्रष्टाचार किया है, निगम में इस तरह की लूटपाट भ्रष्टाचार को हम होने नहीं देंगे और एक मजबूत विपक्ष की तरह, प्रहरी की तरह दिल्ली की जनता की सेवा भी करेंगे और एक सजग प्रहरी की तरह हम वहां खड़े रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता उनके लूट और भ्रष्टाचार को भी एक्सपोज करेंगे और जो भी इस तरह के काम करेगा उन पर नजर रखेंगे। ये बात आज मैं कहना चाहता हूं। मैं आज अपने मीडिया के बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस तरह से नगर निगम चुनाव के अंदर उन्होंने, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उन्होंने दिन रात एक करके बहुत सारे मुद्दों को आगे रखा है। दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दे हो, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करना हो, उसमें बहुत अच्छी भूमिका आप सभी मीडिया के बंधुओं ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने उठाई है। इसके लिए मैं आपका भी और सभी मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ मैं दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस और दिल्ली चुनाव आयोग का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस काम को किया है। इस भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर एक मजबूत विपक्ष निगम के अंदर और एक सजग प्रहरी की भूमिका हम निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रामवीर सिंह भिदोरी जी से गुजारिश है कि आप दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी, राजेश खरावत जी, यासिर बेनामी साहब, मीडिया के सभी सामान्य साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जिसकी चर्चा अध्यक्ष जी ने भी की है। अरविंद केजरीवाल नगर निगम के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती दे रहे थे कि आम आदमी पार्टी नगर निगम में 230 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मतदाताओं के आशीर्वाद से 104 सीटें जीत पाई। लगभग 28 सीटों पर हम बहुत ही कम माध्यम से चुनाव हार गए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि हमें देश के प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी जी आशीर्वाद देने में पिक एंड चूज नहीं करते हैं। यदि अरविंद केजरीवाल श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन राज्यों को जहां हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, उन राज्य सरकारों को भी आशीर्वाद मिलता है, लेकिन दिल्ली में तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद ग्रहण करते ही नहीं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ वो आशीर्वाद मांग रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आपने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं अभी तक लागू की? वे आप आशीर्वाद मांग रहे हैं। अगर वो योजना लागू हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिल्ली के लोगों को मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध होगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आपने लागू नहीं होने दी, सभी राज्यों ने लागू कर दी और 4-4 लाख रुपया उस व्यक्ति को मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है जिसके पास पक्का मकान नहीं है। तो आप मोदी जी का आशीर्वाद लीजिए, पहले दोनों योजनाओं को लागू करिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने दिल्ली में कृषि का दर्जा किसान से छीन लिया और कम से कम 6-7 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मोदी जी की सरकार कृषि यंत्रों पर उनको बहुत सारी राहत देती है, सब्सिडी देती है, सिंचाई पे सब्सिडी देती है, या जो किसानों को हर 4 महीने के बाद 2-2 हजार रुपया जो केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। अब इन सारी केंद्र सरकार की योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद क्यों नहीं लेते हैं? प्रधानमंत्री जी ने यदि भाजपा के जहां सरकार है, अगर वहां कोरोना काल में 8 किलो गेहूं 2 किलो चावल मुफ्त दिया है, तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री जी ने 8 किलो गेहूं 2 किलो चावल 72 लाख राशन कार्डधारियों को मुफ्त दिया है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। और जो टीका लगाया गया है कोरोना काल में, वह भी सभी को लगाया गया, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो इसलिए आप यदि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद चाहते हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, पहले कम से कम इन 3 योजनाओं में का लाभ जरूर आप दिल्ली के लोगों को पहुंचवाइए, उसकी अनुमति आप केंद्र सरकार को दीजिए। और बाकी हमारा जो नगर निगम में जो रोल रहेगा, हम विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, हमारा रचनात्मक विरोध होगा। ये हम अरविंद केजरीवाल को समझ कर देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी आप लोग निगम में महापौर अपना बनाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि नंबर में कोई लाभ नहीं होगा। माइक शिफ्ट कर लीजिए। महापौर बन सकता है आपका, बिल लागू होता नहीं है, यहाँ पर दल बदल कानून भी नहीं है, तो क्या आप लोग नगर निगम में मेयर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और क्या इसमें बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो काम हमें जनता ने सौंपा है, हम उसको एक अच्छे विपक्ष की तरह, और हमने कहा कि हम चोरी, भ्रष्टाचार और लूट जो आम आदमी पार्टी सरकार में कर रही थी, ये निगम में भी करने की कोशिश करेंगे। हम इसको होने नहीं देंगे। एक सजग प्रहरी की तरह दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे, रचनात्मक विपक्ष निभाएंगे और चोरी, लूट और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को होने देंगे। मनीष सिसोदिया ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, क्या माना जाएगी? देखिए, पहले भी वो इस तरह के बातें मुद्दे को भटकाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली में उन्होंने 8 साल कोई काम नहीं किया, हमेशा आरोप लगाते रहे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। वो केंद्र सरकार या दूसरे राज्यों की सरकारों पर उंगलियां उठाते रहे। यही काम वो निगम में भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि निगम में वो आए हैं, काम करें दिल्ली के विकास के लिए। हम उनके सकारात्मक विपक्ष में उनके साथ है, लेकिन दिल्ली के अंदर, निगम के अंदर भ्रष्टाचार और लूट होने नहीं देंगे। इस बात के लिए हम तैयार हैं। हरिंदर भाई। आदेश जी, 2 दिन से बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के मंत्रियों से इस्तीफा मांग रहे हैं जो अपने पूरी की पूरी सीटें बाहर आ रहे हैं।
बीजेपी के दो बड़े नेताओं के विधानसभा क्षेत्र में भी यही हुआ है। जोड़ी जी की सारी सीटें आ गई। नहीं सारी नहीं हारे भैया, इतने भी नाइंसाफी ना करो। ये जीत हार तो जल्दी विदुड़ी के बारे में बोल रहा हूँ। और विदुड़ी देखिए छाती में करके जीत के भी आया है। देखिए ये याद रखो जरा। देखिए जब 104 सीटें जीती है और 250 में 146 बची है, तो कुछ सीटें स्वाभाविक रूप से 140 आ रहे तो कहीं ना कहीं की तो होगी। लेकिन ये जरूर है कि हमने अच्छा चुनाव लड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, और जो लोग हमें कह रहे थे 20 सीट पे समेट देंगे, वो भी लिखित में दे रहे हैं, उनसे भी आप जवाब दें। मीनाक्षी लेखक के प्रभारी श्री हरीश खुराना जी है, और हमारे साथ मंच पर आपको दिख रहा होगा कि वार्ड नंबर 206 आनंद विहार शादरा जिला से जो हमारी विजयी प्रत्याशी प्रखर राष्ट्रवादी और जो हमारी बीजेपी दिल्ली की महिला मोर्चा की महामंत्री भी है, डॉक्टर मोनिका पंत जी भी है। और बस कुछ ही क्षणों में मैं आपको बताऊंगा कि उनकी उपस्थिति आज क्यों है। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों में अपनी जमानत जब्त करने वाली आम आदमी पार्टी जो कागज पे झूठे वादे करके आती है, दावे करके आती है, हमारी सरकार बन रही है, आंधी आ रही है। कागज पे यह भी लिखा था कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें नहीं मिलेगी। ये सारे दावे जो उन्होंने कागजी किए थे, आईबी की रिपोर्ट का भी हवाला लिया था कि किस प्रकार से गुजरात में सरकार बन रही है। जब भारतीय जनता पार्टी को 15 वर्ष के बाद भी वोट शेयर बढ़ाकर 104 सीटें मिली, तब एक नया मॉडल सामने आया। दिल्ली मॉडल तो वैसे कोई ले नहीं रहा है, गुजरात से लेकर हिमाचल तक रिजेक्ट हो रहा है, परंतु एक नया मॉडल सामने आया। चुनाव के समय और चुनाव से पहले तो आपने देखा होगा कैश फॉर टिकट मॉडल था, कैश दो टिकट लो, ये मॉडल तो चुनाव से पहले था पार्टी के भीतर उनके। पर एक नया मॉडल आज सामने है, और उस मॉडल का नाम है कैश फॉर टिकट के बाद प्रलोभन फॉर पार्षद, प्रलोभन फॉर पार्षद मॉडल। और आपने ये भी नारा सुना होगा, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। अब ये सब हवाई हो गया, 104 सीटें आ गई, तो अब हो रहा है केजरीवाल का एजेंट। केजरीवाल का पार्षद नहीं आया उस संख्या में, तो केजरीवाल का एजेंट गली गली घूम रहा है, नुक्कड़ नुक्कड़ घूम रहा है, खरीद फरोख्त करने के लिए घूम रहा है। केजरीवाल का पार्षद नहीं आया तो केजरीवाल का एजेंट रात के अंधेरे में गली गली घूम रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां खरीदूं, कहां प्रलोभन दूं, कहां मैं पार्षद ले लूं। और आज इसी केजरीवाल का संदेश लेकर जो केजरीवाल का एजेंट आया था, उसके बारे में खुलासा होने वाला है, बहुत बड़ा खुलासा। पर उससे पहले एक बात बता दूं, जो ये दावा करते हैं कि सबसे कम समय में हम सबसे बड़ी नेशनल पार्टी बनने की ओर जा रहे हैं, नेशनल पार्टी बन गए सबसे कम समय में। केजरीवाल जी सबसे कम समय में नेशनल सीन में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी आप बन गए। सबसे कम समय में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नेशनल सीन पर किसी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी है। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे शिक्षा घोटाला हो, बस घोटाला हो, चाहे वो हवाला घोटाला हो, तिहाड़ के अंदर घोटाला हो, तिहाड़ के बाहर घोटाला हो, और दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हो, दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में घोटाला हो। अभी तो कोर्ट ने भी चार्ज फ्रेम किया है स्वाति मालीवाल के खिलाफ। पर आज एक ऐसा घोटाला, एक ऐसा करप्शन फिर से एक बार आपके सामने उजागर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोनिका पंत आज उपस्थित है। वो बताएंगे आपको कि कैसे प्रलोभन पर पार्षद केजरीवाल का एजेंट केजरीवाल का संदेश लेकर आया था। ये कौन था केजरीवाल का एजेंट, ये क्या था केजरीवाल का संदेश, ये आपको डॉक्टर मोनिका पंत बताएंगे। मित्रों, बड़ी अजीबोगरीब बात है, जिनकी शुरुआत हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, अन्ना हजारे जी के सानिध्य से, आज वो लालू मॉडल पर चल रहे हैं।
तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं, आप विद करप्शन हो चुका है, आप विद हॉर्स ट्रेडिंग हो चुका है। और अब मैं आग्रह करूंगा, आज मोनिका जी को बुलाने का एक मकसद यह था, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप मनीष सिसोदिया एंड कंपनी ने लगाया, पर आज तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया इन आरोपों का। आपको याद होगा उन्होंने कहा था हमारे पास ऑडियो टेप है। हरीश जी, ऑडियो टेप आई है? किसी के पास वो ऑडियो टेप आई है क्या? आएगी भी नहीं, हरीश जी बता रहे आएगी भी नहीं, ऑडियो टेप नहीं आया। इसके अलावा भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, कहीं यहां पर से ऑफर आया था, कहीं वहां से ऑफर आया था, एक का भी प्रमाण आज तक आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है, और इसीलिए जब हम एक बात का खुलासा करते हैं, हम जब कोई आरोप लगाते हैं, तो उस आरोप के साथ साथ उसका सबूत भी हम मीडिया के सामने सार्वजनिक पटल पर रखते हैं। और आज मैं आप आमंत्रित करूंगा कि डॉक्टर मोनिका पंत, जो एक प्रखर राष्ट्रवादी है, जो हमारी विजयी पार्षद है, वो आपको बताएंगी कि किस प्रकार से शिखा गर्ग, ये शिखा गर्ग कौन है मैं आपको एक बात बता दूं। शिखा गर्ग जो केजरीवाल की एजेंट और केजरीवाल का संदेश लेकर आई थी, वो कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, वो बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी की नेता है। वो सांसद प्रतिनिधि है डॉक्टर सुशील गुप्ता की, वो आम आदमी पार्टी दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट है, उनके पास विश्वास नगर का पूरा प्रभार भी है, वो प्रभारी साउथ और सेंट्रल जोन हरियाणा की भी प्रभारी, मतलब एक नहीं दो स्टेट में वो एक्टिव है, इतनी करीबी है वो अरविंद केजरीवाल जी। तो अब मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर मोनिका पंत आपके सामने खुलासा करेंगी कि क्या था वो केजरीवाल का एजेंट और केजरीवाल का संदेश। नमस्कार मित्रों, आप एक मैं इनको आग्रह करूंगा कि यहां पर आ जाए, आप इतनी बात है। नमस्कार मित्रों, जैसा कि बताया गया आपको कि केजरीवाल की एजेंट किस तरह से घूम रहे हैं, वही क्रम में कल शाम मेरे पास फोन आता है कि आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने बोला कि आपने जो भी विषय रखना है आप फोन पर भी मेरे से बात कर सकती हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, बात तो मैं मिलके ही करूंगी, चाहे आप शाम को थोड़ा लेट फ्री हो या सुबह भी मिल जाए तो जो है बात कर सकते हैं। फिर मेरे पास फोन आया 8:52 पे कि आप जो है अपना लोकेशन मेरे को घर का भेज दें, अभी मिल लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप आइए, अगर फोन की बात है तो आप फोन पे मेरे से कह दीजिए, कोई क्षेत्र का विषय होगा, मैंने ऐसा सोचा। पर वो आई थी एजेंट बन के केजरीवाल का, और घर आकर उन्होंने कहा 10 मिनट के अंदर वो घर आ गई और उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेयर चुनाव में सपोर्ट करें और आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। तो मैंने कहा कि आप मेरे से इसकी उम्मीद ना करें, क्योंकि हम एक संगठन की बात करते हैं और मैं उस तरह से नहीं कर सकती। बोली आप एक बार विचार कर लो, आप जैसा कहेंगे आगे भी वैसे ही होगा काम। और पद का भी लालच दिया गया, पर हर तरह से मैंने इस बात को नकार दिया। फिर भी निकलते निकलते उन्होंने ये बात बोली कि एक बार आप सोच लो, क्योंकि वोटिंग तो पता नहीं चलती। पर मैं आज एक और बात कहना चाहूंगी, इस तरह से एजेंट तो घूम रहे हैं, हम उसका एविडेंस भी दे रहे हैं, हर बात भी सामने रख रहे हैं, नाम भी लेकर बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पार्षद ना बिकाऊ है और ना रहेगा और ना इस तरह का काम करेगा। धन्यवाद। देखिए, मैं इसमें एक दो बातें और ऐड कर देना चाहता हूं। एक दो गंभीर सवाल जो अभी डॉक्टर मोनिका पंत जी ने अपनी बात रखी है, तो निर्माण केजरीवाल जी ऐसी क्या विवशता है आपकी, ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन है, ऐसी क्या आपके मन में इच्छा है कि आप इतने डेस्परेशन में केजरीवाल के एजेंट और केजरीवाल का संदेश लेकर गली गली लोगों को घुमा। हमें तो पता है कि कई लोगों से संपर्क किया जा रहा है और वो सारे लोग जिनके साथ ये संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसी प्रकार से सबूत इकट्ठा करके
केजरीवाल के एजेंट और केजरीवाल के संदेश को एक्सपोज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये तो आज केवल एक ट्रेलर, अभी पिक्चर बाकी। केजरीवाल जी, पूरी पिक्चर बन रही है आपके एजेंटों की भी और आपके संदेश की भी, जिस जिस जगह आप भेज रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, मेरे सूत्र तो बता रहे हैं कि कल कांग्रेस से भी ऐसा ऑपरेशन करने की कोशिश की गई है। हालांकि वो 2 पार्षद फिर से चले गए वापस कांग्रेस में। तो किस प्रकार की डेस्परेशन और इतना भ्रष्टाचार करते हैं, और इसमें भी भ्रष्टाचार। अब चुनाव में जो नतीजे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, परिणाम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मन मुताबिक नहीं आए, तो हुक और बाय क्रुक किस प्रकार से साम दाम दंड भेद सारी चीजें लगाकर किस प्रकार से केजरीवाल अपने पार्षद बनाने चाहते हैं, केजरीवाल के एजेंट और केजरीवाल का संदेश लेकर आज इसका एक्सपोजे हुआ है। अब कुछ ही देर के बाद आपको हरीश जी सूचना देंगे इसके बारे में अधिकृत रूप से कि हम लोग एसीबी के पास भी जाएंगे। धन्यवाद शिलाल भाई। ऑपरेशन झाड़ू, ये लोग नाम देते थे ऑपरेशन लोटस, तमाम तरह के आरोप लगाते थे, लेकिन सबूत एक नहीं दे पाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ इनकी पोल खोल रही है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के एजेंट्स, हम नाम ले रहे हैं, शिखा गर्ग किस प्रकार से हमारी पार्षदा को अप्रोच किया, प्रलोभन दिया, तरह तरह के, यहां तक कि उन्होंने बात बोली कि एरिया फंड भी देंगे और बाकी फंड भी देंगे, ये बातें भी करी। ना सिर्फ हमने मोनिका जी को आपके सामने बताया कि उन्होंने अपनी बात बीती बताई, ये सबूत भी है, कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। ये शिखा गर्ग कॉल करती हैं 8:52 पे, जो भी आपको मोनिका जी ने बताया कि मेरे को कॉल आया, उस कॉल का सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं। 8:52 पे वो कॉल करती है कि मुझे आपसे मिलना है, जो भी आपको मोनिका जी ने बताया। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे, सबूतों के साथ हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 8:53 पर शिखा गर्ग को इन्होंने लोकेशन भेजी अपने व्हाट्सएप के थ्रू। ये वो व्हाट्सएप है और ये लोकेशन का टाइमिंग है 8:53 पर। सबूत रख रहे हैं, कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, फिर कह रहा हूं। और 9:05 पर शिखा गर्ग जी इनके घर आती हैं, उसका सीसीटीवी का फुटेज भी हमारे पास है, वो भी हम आपको, क्योंकि अभी हम एसीबी में जा रहे हैं, अगले 4 बजे हम लोग एसीबी में जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए, उसका सबूत भी हमारे पास है। 9:05 पर उसका फुटेज आपको दे दिया जाएगा। शिखा गर्ग जी आती है, प्रलोभन देती है कि आप इधर आ जाइए, आपको इंटरनल सपोर्ट दे दीजिए, उसके बदले एरिया का फंड भी देंगे और बाकी फंड भी देंगे। अब ये बाकी फंड क्या है, ये तो शिखा गर्ग जी बता पाएंगी या अरविंद केजरीवाल साहब बता पाएंगे, लेकिन एक कॉमन टर्म में सबको पता है कि बाकी फंड का मतलब क्या होता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो सिर्फ और सिर्फ कैश ही नजर आता है, करप्शन नजर आता है, सबको पता है बाकी फंड का मतलब क्या है। मैं आज के आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी अगर सुन रहे हैं तो उनको एक वार्निंग देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल साहब ये बीजेपी के काउंसलर हैं, आम आदमी पार्टी के काउंसलर नहीं है जो बिक जाएंगे। आप इस तरफ आंख उठा के मत देखना, इधर कोशिश भी मत करना, उसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। मैं आपको वार्न कर रहा हूं। इस तरह की जो घटिया हरकतें हैं प्रलोभन देने की, कम से कम बीजेपी में ना करें, ये मैं आपको वार्न कर रहा हूं आपके माध्यम, आप सबको माध्यम से। क्योंकि आम आदमी पार्टी बिकाऊ हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी बिकाऊ नहीं हो सकती। मुझे इतना ही कहना है कि ये कोई सवाल हो उसकी कोई पर्सनली आई ना
जब प्रत्यक्ष व्यक्ति खुद बैठा है यहाँ पर, तो इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए? लाइव आपके सामने सबूत यहाँ पर बैठा है। भूलावाला जी, क्या आपको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो भी उनको भी दगा दे सकते हैं, इसी वजह से ये छटपटाहट है? देखिए, वो तो वही बताए, जिसका जो चरित्र होता है वो उसी प्रकार से बिहेव करता है। उनका चरित्र बिकना होता है, वो समझते पूरी दुनिया बिका हो। शहजाद सर, आपसे 2 सवाल हैं। डॉक्टर पंत जो है वो ऑफिस बेयर है दिल्ली से, वो जैसे एक नॉर्मल पार्षद नहीं है ना, वो क्लोज रहे हैं लीडरशिप से दिल्ली बीजेपी के। उन्हीं के पास क्यों कॉल आएगा, क्या कारण आपको लगता है, या दूसरे और काउंसलर्स के पास भी कॉल आया? पहला ये, दूसरा कमेंट तरन तारण को लेकर के अगर आप देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर मोनिका पंत ने जो बातें रखी हैं, ये तो एक आपके सामने ट्रेलर है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के साथ ये संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमारे सारे लोग जो प्रखर राष्ट्रवादी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर चलते हैं, उन सभी लोगों ने जो भी केजरीवाल का एजेंट और केजरीवाल का संदेश लेकर आ रहा है, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके जब समय उपयुक्त होगा वो भी आपके सामने लाया जाएगा। इस वाले पर तो हम कार्रवाई करते हुए एसीबी के सामने भी जा रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक तरन तारण की बात है, देखिए, पंजाब में एक गन सरकार है, गन सरकार, जी फॉर गैंगस्टर, यू फॉर उग्रवादी, एन फॉर नशा माफिया। जिन लोगों ने कहा था कि वो 1 हफ्ते में आकर गैंग्स पर कार्रवाई करेंगे, जो 1 हफ्ते में आकर नशा माफिया पर कार्रवाई करेंगे, आज कानून व्यवस्था पंजाब में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है जब से आम आदमी पार्टी आई है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अलगाववाद, सॉफ्ट कॉर्नर फॉर रेडिकलिज्म, जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है पहले भी, उसी का आज एक और फलस्वरूप दिखाई दे रहा है। अभी कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि मोहाली के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर भी एक आरपीजी अटैक हुआ। आज तरन तारण में जो रॉकेट हमला किया गया, ग्रेनेड हमला किया गया, इसके अलावा भी चाहे सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या हो, चाहे आए दिन क्रिमिनल गैंग्स में जो लोग मारे जा रहे हैं, जिस प्रकार से नशा माफिया जो है अपने नेटवर्क को लगातार फैला रहा है, जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या में जो शामिल था एक गैंग से, उस व्यक्ति को, दीपक तीनू को किस प्रकार से पंजाब की पुलिस के द्वारा भगाने में एक कोशिश की गई और फिर वो भाग गया, फिर पकड़ा गया बाद में। जिस प्रकार से एक सॉफ्ट अप्रोच है लॉ एंड ऑर्डर पर, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवंत मान जी वैसे नाम के मुख्यमंत्री तो है, असली मुख्यमंत्री जो सुपर सीएम है पंजाब के, वो केजरीवाल जी। और जिस प्रकार से उनका लॉ एंड ऑर्डर में इंटरफेरेंस रहा है, जिस प्रकार से पंजाब पुलिस को अपनी काम करने से वो रोकते हैं और विद्वेष की भावना से प्रेरित होकर पंजाब पुलिस को अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है पंजाब में। और मुख्यमंत्री जी को कैंपेनिंग से फुर्सत नहीं, उनको भ्रमण से फुर्सत नहीं। मुझे बताया गया आज वो दिल्ली में थे, किसी जगह पर प्रोग्राम में थे, तो उनको पंजाब की कोई चिंता नहीं है और इसीलिए पंजाब की जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है।